निर्माण का काम है। और छात्रों का जो विद्यार्थी सचिव की भूमिका है वो ये है, क्योंकि विद्यार्थी सचिव जितने भी लोग हों, 10 लोग हों, 5 लोग हों, 20 लोग हों, 50 लोग हों, उनको इकट्ठा करे और अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करे और ये कहे कि जो तमाम राजनीतिक बहसें हैं, जो तमाम राजनीतिक सवाल हैं, उनको कैसे ठीक से समझा जाए और उनको कैसे समझ करके उन पर कैसे रिएक्ट किया जाए। इन बातों की जानकारी शिक्षक बुला लिया जाए और वह उन्हें बता दे। यही इसका काम है, अध्ययन वृत्त है इसका नाम। इसका काम है क्लास, एक तरह से क्लास रूम की कह लीजिए या मीटिंग्स की कह लीजिए, बैठ करके विचार विमर्श की बात करना इसका काम है। तो अगर इस बुनियादी मकसद को, मंतव्य को समझ लिया जाए तो संगठन के कामकाज को आसानी से समझा जा सकता है और उसको सही दिशा में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यह कोई कठिन काम नहीं है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई 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 सोशल मीडिया पर या सामाजिक जीवन में कहीं बहस है किसी मुद्दे पर कि भाई धारा 370 क्या है, या संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सवाल क्या है, या फासिज्म क्या है, भारत के सामने राजनीतिक खतरे क्या हैं, इस तरह के सवालों पर जो झूठा प्रचार किया जा रहा है, फेक न्यूज की जो बाढ़ आई हुई है, वो सब उद्योगपति और अमीर लोग उसको फैला रहे हैं। और भारतीय समाज को वो वहां ले जाना चाहते हैं जहां पे हमारा समाज आधुनिक समाज बनने से पहले था, कि जाति का साम्राज्य बन जाए, तो जो निचले तबके के लोग हैं, जातियों के लोग हैं, वो उनका शोषण होता रहे, और जो महिलाएं हैं उनका शोषण होता रहे, और जो गरीब आदमी है, जो जो भी साधारण व्यक्ति है चाहे किसी जाति का हो, उसका शोषण होता रहे। तो जो कमजोर तबके का व्यक्ति है उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, उसका कोई सहारा नहीं होगा। ये हमारे संविधान की जो मूल संकल्पना है उसके उल्टे जाने का काम होगा। इसीलिए स्टडी सर्कल का काम है कि संविधान की विचारधारा का और देश को एक सामाजिक न्याय का, देश को एक एकता भाईचारे का, देश को शांति और लोकतंत्र का स्थान बनाया जाए, और दुनिया में भारत की जो गौरव है, जो भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, उसको फिर से स्थापित किया जाए। यह बिना शांति, भाईचारे, एकता और प्रेम और मोहब्बत के नहीं हो सकता है। नफरत कभी भी किसी समाज की के निर्माण का आधार नहीं हो सकता है। नफरत कभी भी किसी समाज की निर्माण की बुनियाद नहीं हो सकती है। नफरत मूलतः हमने देखा है इतिहास में कि नफरत की खेती करने वाले लोग मूलतः देश के आर्थिक संसाधनों का पर कब्जा करने वाले हों, चाहे हिटलर हो, चाहे मुसोलिनी हो, और चाहे हमारे देश में कुछ संगठन सक्रिय हैं वो लोग हों। इन सब लोगों का एक ही मकसद होता है कि जनता को आपस में लड़ाना, आपस में घृणा करवाना, और उनके बीच में जो अंतर है, विभेद है, उनकी खाई को मजबूत करना, और उस लड़ाई में उलझा करके लोगों को देश के संसाधनों को ताकतवर लोगों के अधीन कर देना, उनको और अधिक समृद्ध कर देना, जनता को और अधिक बदहाल कर देना। यही एक षड्यंत्र की भूमिका रहती है। और ऐसे लोग भी आपके सामने लोकतांत्रिक होकर के, देशभक्त होकर के, और गांधी जी के समर्थक होकर के आपके सामने आएंगे, लेकिन इसको समझना तभी संभव होगा जब आप देश की और एक अच्छी विचारधारा की जानकारी रखेंगे। और इस जानकारी का एकमात्र स्रोत हो सकता है कि आप स्टडी सर्कल आयोजन करते रहें, वृद्ध लोगों को बुला करके उनको सुनते रहें, उनके ज्ञान का लाभ उठाएं। मैं समझता हूँ गांधीवादी स्टडी सर्कल का यही उद्देश्य है और यही इसका रास्ता है, और यही इसी रास्ते से चल करके स्टडी सर्कल देश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को समाप्त कर दूं। धन्यवाद। सर, आप NSY के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे और इसके राजीव गांधी स्टडी सर्कल के राष्ट्रीय सचिव के रूप में आपने पूरे देश में संगठन को मजबूती दी। आपका कुछ अनुभव जो है राहुल गांधी जी के भी साथ था। अभी आप बता रहे थे कि सोनिया गांधी जी का मतलब वक्तव्य आपकी था ये। आवाज टूट कर आ राजीव, रही है। हेलो हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है।
आ रही है। हाँ, तो आपने राहुल गांधी जी के साथ भी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जगहों में वीडियो, उनका जो है प्रेस का, मीडिया का काम देखा, उनकी मीटिंग्स कराई। तो आपके बता रहे थे कि ये सोनिया गांधी जी ने पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिया 2004 में, जब एनएसयूआई का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। तो उसके बाद आपका इसका एक जो छात्र सचिव हैं इनके, आपके हिसाब से इनको क्या करना चाहिए, किस देखिए तरीके से इनकी संगठन में क्या भूमिका होनी चाहिए? बहुत सारे छात्र सचिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये लोग जाने कि हमें क्या करना होता है, ताकि ये लोग भी सीखें एक तरह से। मेन देखिए इसमें प्राथमिक या अभी वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो हम लोगों को 2-3 कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना चाहिए जिससे कि संगठन का उद्देश्य भी फुलफिल हो और संगठन का विस्तार भी हो। ये दो प्रश्न है हमारे, इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए एक बड़ी साफ साफ चीज वो ये है कि इसमें तरह के लोग आते हैं, इस संगठन में किस तरह के लोग आते हैं, है ना। तो ये ऐसा माना जाता है कि इस संगठन में वो लोग आएंगे जो थोड़ा आवाज आपका लोग कट रहा छात्र है और मुझे लग रहा है नेटवर्क की कुछ थोड़ी सी मैं प्रॉब्लम। ऐसा कर जहां पे इंटरनेट बहुत स्टेबल होगा मैं वहां जाता हूँ। थोड़ा सा आप मैं ऑफ करता हूँ और कहीं ऐसी जगह जाता हूँ जहां पे इंटरनेट बढ़िया जो तरीका है। देखिए पहली चीज है कि इस बात में बड़ा स्पष्ट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसमें ये किस तरह के लोग आएंगे, है ना। जो जहां तक बात युवा लोगों की है, छात्रों वाले पक्ष की बात है, विद्यार्थी सचिवों की भूमिका की बात है, तो ऐसा माना जाता है कि इसमें विद्यार्थी लोग आएंगे, वो लोग जो कॉलेज में पढ़ते हैं या पढ़ाई से अभी भी जुड़े हुए हैं और थोड़ी बहुत राजनीतिक प्रश्नों में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना। तो अब चूंकि जो विद्यार्थी आते हैं तो राजनीतिक प्रश्नों में इंटरेस्ट रखने वाले विद्यार्थी छात्र नेता भी होते हैं और भविष्य में राजनीति करने वाले भी होते हैं। तो उन्हें आने से कोई कोई रोक नहीं, उन्हें ही आना चाहिए। जो सार्वजनिक जीवन में रहना चाहते हैं, जो सक्रिय राजनीति में जाना चाहते हैं, वो आए। तो उनके लेकिन ध्यान रखने की बात है, अच्छा बहुत सारे लोगों को ये लगेगा भाई हमें तो विधानसभा चुनाव लड़ना है, हमें तो मुख्य धारा की राजनीति में जाना है, तो हम ये स्टडी सर्कल जैसे संगठन में काम करके क्या मिलेगा हमें, है ना। तो उनको ये मैं बताना चाहता हूं कि देखिए राजनीति में निजी तौर पर जाने के लिए और दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो जनमत का निर्माण अगर आप नहीं करेंगे, आपके क्षेत्र में आपकी विचारधारा अगर नहीं मजबूत होगी तो आपको कोई नहीं चुनने वाला है। अगर आप छात्र संघ का अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो ये कोशिश करें कि जिस संगठन से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उस संगठन की विचारधारा की लोकप्रियता उस कॉलेज में हो, ज्यादातर लोग उस कॉलेज में आपकी विचारधारा को मानते हों। तो अगर मान लीजिए आप एनएसयूआई में जुड़े हुए हैं या किसी भी संगठन में जुड़े हुए हैं सैद्धांतिक स्तर पर और आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो राजीव गांधी स्टडी सर्कल के माध्यम से आप छात्रों में अपनी विचारधारा का प्रचार कर सकते हैं। और जब आपके संगठन के विचारधारा का प्रचार लोग हो जाएगा, लोगों में लोकप्रिय हो जाएगी, वो आपके तर्कों को वो सुनेगी, तो वो चुनाव में बहुत आसानी से रूपांतरित किया जा सकता है। आप आसानी से अध्यक्ष बन जाएंगे, लोग अगर आपको आपके विचारों से सहमत हो जाएंगे। तो ज्यादातर जो लोग विद्यार्थी सचिव हैं, अगर उनको राजनीति करनी भी है तो ये रास्ता अपना सकते हैं कि विचारधारा का प्रचार करें और स्टडी सर्कल के माध्यम से लोगों को अपने तर्कों से, अपने दर्शन से परिचित कराएं। और वो लोग, जाहिर सी बात है कि विचार जो है अंत में राजनीतिक शक्ति के रूप में रूपांतरित होता है, उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो ध्यान रखने की बात है कि स्टडी सर्कल में जब तक आप हैं तब तक आप वैचारिक रूप से ही काम करें, वैचारिक ढंग से ही स्टडी सर्कल काम कर सकता है। इसमें आने वाले राजनीतिक लोग भी हो सकते हैं और अराजनीतिक लोग भी हो सकते हैं, माने कि वो भविष्य में जाकर के एकेडमिशियन, प्रोफेसर या किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। जो विद्यार्थी का भविष्य है
वैसे इसमें काम करने वाले लोग किसी भी एरिया में जा सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में जो काम वो करते हैं उसके बाद वो कोई भी जीवन अपनाने को स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि राजनीतिक लोग भी इसमें आए जो आगे चलकर मुख्यधारा की राजनीति भी करना चाहें, तो उनके लिए इस बात को समझना, इस संगठन के महत्व को समझना जरूरी है। अक्सर वो लोग ये मानते हैं कि भाई यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि इस संगठन के माध्यम से आप अपने जीतने की पृष्ठभूमि तैयार कर सकते हैं, अपने संगठन की मजबूती की पृष्ठभूमि तैयार कर सकते हैं। इस संगठन की ये बहुत बड़ी भूमिका और इसका एक बहुत बड़ा सर योगदान क्या यही ये यही मान है। लिया जाए कि जिस तरह से आरएसएस चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन वही भाजपा के लिए आज की डेट में मतलब बैकबोन है, या ये कह लीजिए उसकी पूरी पृष्ठभूमि वही तैयार करती है, तो क्या कुछ उसी तरह की भूमिका में आप राजीव गांधी स्टडी सर्किल को अप्रत्यक्ष रूप में देखते हैं? देखिए, जो राजनीतिक आपका उद्देश्य है वह आपके संगठन के ढांचे को प्रभावित करता है ना। जिस उद्देश्य से आप संगठन बनाएंगे, उसी उद्देश्य से आपको उसी उद्देश्य के अनुरूप आपका संगठन रूप ग्रहण करेगा। चाहे अनचाहे, जाने अनजाने वही वैसा ही बनेगा। अगर आपको आपका उद्देश्य है कि आप सशस्त्र संघर्ष चलाएं, तो आपको हथियार बंद लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। आपका संगठन मिलिट्री टाइप का हो जाएगा, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आप विचारधारा का प्रचार प्रसार करें, लोकतंत्र के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करें, तो जाहिर सी बात है कि उसका रास्ता अलग हो जाएगा। वहां पे मिलिटेंट की बजाय वहां सिद्धांतकार, चिंतक, बुद्धिजीवी, कलाकार की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो ये हमारा जो संगठन का उद्देश्य है, वह जो जिस संगठन का नाम आपने लिया उसके संगठन के उद्देश्य से बिल्कुल अलग है। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आप किसी भी संगठन से सीख सकते हैं कि किस तरह से वो लोग अपनी ताकत बनाते हैं। तो जाहिर सी बात यह है कि एक कई उनके पास कई संगठन हैं। एक संगठन राजनीति करता है, चुनाव लड़ता है। एक संगठन है जो लोगों को चैनलाइज करता है, जोड़ता है। बहुत सारे संगठन उनके हर एरिया में। तो वो आप किसी भी संगठन से सीख सकते हैं, किसी भी संगठन का उद्देश्य अपने सामने रख सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि जो आपके संगठन का उद्देश्य है वह आपके संगठन की प्रेरणा और आदर्श को निर्धारित करेगा, रोजमर्रा के कामकाज की शैली को निर्धारित करेगा और सांगठनिक ढांचे को भी निर्धारित करेगा। तो सर आरएसएस का एक संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जहाँ पे हाँ शिक्षक भी होते हैं और विद्यार्थी भी होते हैं। हाँ एनएसयूआई एक संगठन है, वो कांग्रेस का है संगठन, तो वहाँ केवल विद्यार्थी होते थे। तो क्या ये हाँ मान लिया जाए कि जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जहाँ पर कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों होते हैं, क्योंकि वह आरएसएस का संगठन है न कि भाजपा का, और इसलिए वो वहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ये एडवांटेज है कि चूंकि वह एक सांस्कृतिक संगठन का अंश है, तो वहाँ शिक्षक और विद्यार्थी दोनों रहते हैं। लेकिन जो एनएसयूआई है, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, वह कांग्रेस जो कि एक राजनीतिक दल है उसका संगठन है, और उसका संगठन होने के नाते वहाँ पर एनएसयूआई के जो मेन स्ट्रीम है उसमें उस तरह की विचारधारा के शिक्षक पदाधिकारी नहीं हो सकते थे। तो क्या ये एक विकल्प के रूप में है राजीव गांधी स्टडी सर्किल की, उस विचारधारा के शिक्षक और छात्र दोनों एक मंच पर यहाँ इकट्ठा होते हैं? नहीं, देखिए, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जो हमारे देश की जो जो शिक्षा व्यवस्था का ढांचा है उसको देखते हुए छात्रों का और अध्यापकों का एक संगठन नहीं बन सकता है ना। अगर उनकी राजनीतिक बात, अगर आप छात्र संगठन बनाना चाहते हैं, टिपिकल और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि कि जो छात्र हैं और जो शिक्षक हैं वो दोनों अलग अलग भूमिकाओं में आते हैं। वो शिक्षक जो है वो विभागाध्यक्ष है, वो शिक्षक जो है वो वाइस चांसलर है, वही शिक्षक जो है रेक्टर है। तो वहां पे जो शासक की भूमिका में है वहां शिक्षक ही है। विश्वविद्यालय के संरचना में शिक्षक जो है वो प्रशासक है, और विद्यार्थी जो है वो प्रशासित होने वाला है या उस स्ट्रक्चर का भुक्तभोगी हो सकता है, उसका लाभ और हानि उठाने वाला हो सकता है। तो मैं नहीं मानता हूं कि जो हमारे देश में अगर वास्तव में छात्र राजनीति की बात की जाए तो उसमें शिक्षक और छात्र एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे हितों का टकराव होगा।
या तो आप छात्रों की तरफ झुक जाएंगे तो शिक्षक नाराज हो जाएंगे, और माने प्रशासन नाराज हो जाएगा, और अगर आप प्रशासन की तरफ हो जाएंगे तो छात्र नाराज हो जाएगा। इसलिए वो द्वैध की स्थिति है, उसको मैं आदर्श स्थिति नहीं मानता हूं। एनएसयूआई के अलावा जितने भी, और विद्यार्थी परिषद के अलावा और जितने भी छात्र संगठन हैं, वो सब किसी न किसी संगठन से जुड़े हैं, सब लोग हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो उसमें स्पष्टता ये है कि प्रोफेसर जो है, जो शिक्षक है, वो प्रशासक है, वो प्रशासक की भूमिका में भी आता है। तो अगर वाइस चांसलर और छात्र जो है दोनों एक ही संगठन के सदस्य हैं, तो उसमें क्या होगा कि वाइस चांसलर चूंकि ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो वो क्या करेगा कि छात्रों को वर्गला सकता है, प्रलोभन दे सकता है, या अपनी विचारधारा की दुहाई दे सकता है, या बोल सकता है कि मैं वरिष्ठ हूं, तुम मेरे सम्मान में अपनी मांगे पूरी वापस ले लो। तो उस टकराव स्थिति में छात्रों के हितों के साथ समझौता हो जाएगा, है ना। जहां तक अब जो राजनीतिक सवाल था उसको निकाल दीजिए आप। अब आइए बात ये कि छात्र और शिक्षक दोनों विद्यार्थी हैं, दोनों जीवन भर सीखते हैं, दोनों ज्ञान की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो अगर आप इतने ही पक्ष को लें, एकमात्र इसी पक्ष को लें, तो छात्रों और शिक्षकों का सामने एक साथ आना कोई गलत नहीं है। मैं समझता हूं कि राजनीतिक पक्ष को किनारे करते हुए जो छात्रों के और जो शिक्षकों के जो ज्ञान उत्पादन की प्रक्रिया है, एक दूसरे से सीखने की और सिखाने की जो प्रक्रिया है, आदर्श गुरु और शिष्य की प्रक्रिया है, जिसमें विश्वविद्यालय में की प्रशासनिक संरचना नहीं है, जिसमें शिक्षक जो है वो प्रशासक नहीं है, रूलर नहीं है, डिक्टेटर नहीं है, वहां आप ये स्वाभाविक बात है कि आप लोगों को ले सकते हैं। स्टडी सर्कल ने इसी पक्ष को लिया है, एनएसयूआई ने राजनीतिक पक्ष को लिया है, और इसीलिए एनएसयूआई में अध्यापकों का हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि उसमें वास्तव में छात्रों का हित संभव नहीं है। और अक्सर हमने देखा है कि ऐसे संगठन जिनमें छात्र और गुरु शिक्षक एक साथ रहते हैं, उसमें जो छात्र है वो कुछ चालाक और राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी शिक्षकों के चंगुल में आ जाता है, उनके बरगलाने पे काम करता है। उसी छात्र संगठन के जुड़े हुए लोग अपने ही छात्र संगठन के लोगों से अपने ही सहयोगियों को मारपीट करवाते हैं। तमाम इसी तरह से आप देखेंगे कि बदला लेने की कार्रवाई के लिए कुछ छात्रों को उकसा करके, जो टीचर लोग हैं एक ही संगठन के, अपने छात्रों को उकसा करके और मारपीट करवाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आई हैं हमारे सामने। इस तरह से मैं मानता हूं कि वो छात्रों का इस्तेमाल शिक्षकों के हित में ज्यादा हो पाता है, क्योंकि वो प्रशासक की भूमिका में है, वह मुखिया है संगठन का, है ना। मैं मानता हूं कि सबसे स्पष्ट आइडिया यही है कि जो देखिए गुरु शिष्य की जो परंपरा है, गुरुकुल की जो परंपरा है, या ज्ञान लेने देने वाले की परंपरा है, उसमें प्रशासन नहीं कहीं पे भी है। वहां आप प्रशासन नहीं है, आप बिना प्रशासनिक भूमिका के वहां आप एक शिक्षक के रूप में, या ज्ञान के प्रदाता के रूप में, या ज्ञान के लाभार्थी के रूप में एक साथ आप बैठते हैं। लेकिन जैसे ही ये शिक्षक मात्र को आप अपना सदस्य बना देंगे, वो बाद में जाके ये हो सकता है। इसलिए एनएसयूआई का कंसेप्ट अलग है और आरजीएससी का कंसेप्ट अलग है। आरजीएससी ने उस कंसेप्ट को लिया है जिसमें शिक्षक छात्र मिलजुल करके विचारधारा के लिए, ज्ञान के उत्पादन के लिए, ज्ञान के वितरण के लिए, और नई पीढ़ी के लोगों में विचारधारा, ज्ञान, विज्ञान की चीजें पैदा करने के लिए करे। तो राजीव गांधी स्टडी सर्कल ने इस पक्ष को लिया है, जहां पे छात्र और शिक्षक मिल करके एक दूसरे को का शोषण करने की स्थिति में नहीं है। दोनों की अवस्था जो है एक दूसरे के सहयोगी की है, एक ज्ञान प्राप्त करने वाले की है, एक ज्ञान का लाभ उठाने वाले की है, और एक उसके बाद एक हद तक मिलजुल करके ज्ञान को मजबूत करने के लिए है। यहाँ जो प्रशासक हैं, वहाँ जो वाइस चांसलर है वो भी प्रोफेसर है, जो रेक्टर है वो भी प्रोफेसर है, रजिस्ट्रार है वो भी प्रोफेसर है, विभागाध्यक्ष वो भी प्रोफेसर है। तो ये प्रोफेसर लोग मिलकर के छात्रों के हितों में भी काम करते हैं, और कभी कभी छात्रों के हितों के खिलाफ भी निर्णय लेते हैं, जिनमें तत्कालिक रूप से छात्रों का नुकसान होता है। वैसी अवस्था में अगर छात्र शिक्षकों के दबाव में नहीं होगा, उनके प्रभाव में नहीं होगा, और वो छात्र समुदाय के रूप में स्वयं में अपने हितों के लिए, अपनी विचारधारा के लिए, अपने समुदाय के लिए अगर जागरूक होगा, संगठित होगा, तो किसी भी प्रशासनिक भूमिका में व्यक्ति से वो लड़ाई लड़ सकता है, उसका वो जीत सकता है, और छात्रों का उसमें अधिक हित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत डिटेल में और बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में कहें तो
राजीव गांधी स्टडी सर्किल के मूल उद्देश्यों को समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बेहतर कौन समझा सकता है कि पहले आप राष्ट्रीय छात्र सचिव स्वयं थे और आज शिक्षक की भी भूमिका में आप हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी के। तो ये आप दोनों ही रास्तों से गुजरे हैं, तो आपका अनुभव कहीं न कहीं ज़्यादा उम्दा है और व्यवहारिक है। धन्यवाद सर।